दोस्तों, वंदे मातरम। ये एक ऐसा केस है जो कि मेडिकल साइंस में उन पेरेंट्स को मना कर दिया गया था कि बच्चे की लाइफ वो मात्र 2 माह तक ही बची है। ये केस मेरे पास आया था सितंबर 2018 को, और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स मैक्सिमम जो समय बचा था बच्चे के पास वो नवंबर 2018 तक था। और आज वो बच्ची बिल्कुल हेल्दी है, 90% ठीक हो चुकी है, जो कि मान के चलिए 85% डिसेबिलिटी थी इस बच्चे को। इस रोग का नाम है सेरेब्रल पॉल्सी। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है प्रोनाउंसिएशन। अब पहले तो क्वेश्चन आता है कि आखिर ये रोग है क्या। कुंडली आप देख रहे हैं, जो एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं, मैंने डेट ऑफ बर्थ दे दी है। बाकी आप लोगों को कॉम्बिनेशन में बता दूंगा कि किस तरह से एनालिसिस करने हैं। आप अपने सिस्टम में, सॉफ्टवेयर में आप चेक कर लीजिएगा डिटेल डाटा। दोस्तों, ये एक ऐसा रोग है और इसके जो सिम्टम्स हैं ये बचपन में ही मालूम चल जाते हैं, जब बच्चे 6 माह से कम एज के होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब 6 माह से कम एज के बच्चे, जब बच्चा आजकल 2-2.5 महीने का भी होता है, तो बच्चों को नॉर्मली हम इस तरह से पकड़ लेते हैं। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो गर्दन को टिका नहीं पाते हैं, छोड़ देते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है कि चेक कीजिए कि आपका बच्चा गर्दन तो नहीं छोड़ देता है, जो इन्फेंट है। इसके साथ साथ जैसे जैसे बच्चे की डेवलपमेंट होती रहती है, कई बच्चे पुश नहीं करते। अक्सर बच्चों की एक टेंडेंसी होती है इन्फेंट की, हमेशा ही शरारती होते हैं जन्म से ही, और हाथ पैर मारना एक टेंडेंसी है। तो सिम्टम ये होता है कि हाथ पैर बच्चा कितने पुश करता है, क्योंकि स्टिफनेस होती है मसल्स में। सेरेब्रल पाल्सी जो रोग होता है, क्योंकि मस्तिष्क से कनेक्शन होता है, ब्रेन से सिग्नल्स प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं, मसल्स में स्टिफनेस, शिवरिंग, सीजर तक पड़ते हैं, लेकिन वो स्मॉल सीजर जो समझ नहीं आते। इट्स नॉट अबाउट कि एपिलेप्सी वाले सीजर की अचानक ही आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई। स्मॉल सीजर जो ब्रेन से सिग्नल आता है, जो मसल्स होते हैं छोटे छोटे, हल्का सा सीजर होता है 1 और 2 सेकंड का, जिसकी वजह से स्टिफनेस बनी रहती है बॉडी में। और जो बच्चों के लिए सिम्टम होते हैं, ये मैं बताऊंगा आप लोगों को कि केस को मैंने किस तरह से ठीक किया, क्या एनालिसिस किए हमने, कैसे हमने फोरकास्ट किया था, और रिकवरी कैसी हुई बच्चे की। क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजर हूँ और मेरे पास तरह तरह के केसेस आते रहते हैं। और जब भी लोग मुझे पूछते हैं कि व्हाट इज़ कॉल्ड मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, तो हमेशा मैं ये कहता हूँ कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी मीन्स द डिजीज़ विच कैन नॉट गेट क्योर्ड विद मेडिकल साइंस। ऐसे केसेस को हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में ठीक करने की कोशिश करते हैं। डिजीज़ मीन्स क्रोनिक डिजीज़। सो सिम्टम्स में, अगर बच्चे छोटे जो होते हैं, अगर डायरेक्शनल मूवमेंट ना करें, मान लीजिए कि एक तरफ की मूवमेंट करते हैं, क्रॉलिंग करते हैं, एक हाथ चलाते हैं, एक पैर चलाते हैं, दूसरे को यूज़ नहीं करते हैं, चाहे वो कितने ही एक्टिव क्यों ना हो, ये सेरेब्रल पाल्सी में ब्रेन के साथ जो कनेक्शन होता है, बच्चे कई बार बहुत एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होते हैं। कुछ बच्चों की एबिलिटी इतनी फास्ट होती है कि वो स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस, और उनके नोज़ और ईयर्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि आवाज़ वो कई गुना डेसिमल से भी ज़्यादा सुन सकते हैं। आम इंसान जितनी आवाज़ सुन सकता है जितने नज़दीक से, उससे 10 गुना दूर से उनको आवाज़ की वाइब्रेशन सुनाई देती है। तो एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ भी रहती है बॉडी में, लेकिन स्टिफनेस और डिसेबिलिटी भी तरह तरह की। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें पूरी जीवन कुर्सी, चेयर पर ही गुजारना पड़ता है, व्हील चेयर के ऊपर। अब देखिए, इसमें अलग अलग सिम्टम है, जिसमें पार्किंसन के भी सिम्टम आ जाते हैं, डीजनरेटिव मसल डिजीज़ भी बीच में आ जाती हैं, बहुत सारे मोटर न्यूरॉन डिजीज़ के साथ कनेक्शन बनता है इस डिज़ीज़ का। सो इतनी सारे मैं डिटेल में नाम नहीं दूंगा, बिकॉज ज्योतिष की भाषा में, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की भाषा में, इसे हम ब्रेन का वो रोग कहते हैं जहाँ पर एक स्टिफनेस बनी रहती है मसल्स को,
और बॉडी डिसेबल हो जाती है, शरीर किसी काम का नहीं रहता है। लेकिन ऐसे बच्चे एजुकेशन भी पूरी करते हैं, आईएएस ऑफिसर तक बन जाते हैं। इस केस को आप थोड़ा सा देखिए कि ये हुआ क्या था। जब ये सितंबर 2018 में मेरे पास केस आया था, कपल्स आए थे मिलने मेरे मुझसे, और इनकी 3 बेटियां हैं और नोएडा में ही रहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो रिकमेंडेशन देना चाहते हैं प्रॉपर यूट्यूब में कि बाकी लोग भी फ़ायदा ले सकें कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी किस तरह से काम करती है। लेकिन मैं स्वयं रुका हुआ हूँ क्योंकि जो 10% जो रिकवरी बाकी है, मैं चाहता हूँ कि वो हो जाए। और अगर आप पुराने वीडियोस देखें उस बच्चे के, ऐसा बच्चा जो व्हील चेयर पर था और जिस बच्चे की रीढ़ भी टेढ़ी थी, सीधी नहीं थी, और आज बिल्कुल वो स्ट्रेट हो चुकी है। और इस बच्ची ने अभी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर ली है और आईटी कंपनी में जॉब मिलने की भी तैयारी हो चुकी है ऑलमोस्ट। ताकि आप इस केस को तब देखें जब आप खुद कंफ्यूज हो जाएं कि ये क्या सच में ये वही बेटी है जब ये 85% डिसेबल थी और आज 100% बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा टाइम दीजिए, इसके ऊपर वीडियो आप लोगों को ज़रूर मिलेगा लाइव पर्सन का, बिकॉज़ वो खुद चाहते हैं कि एक टेस्टिमनी दी जाए इसके ऊपर। दोस्तों, इस कुंडली में आप देखिए, तुला लगन की कुंडली, लगन का संबंध देखा जाता है ब्रेन के रोगों के साथ। लग्नेश यहाँ पर शुक्र, और वो चले गए हैं 7th हाउस में। शुक्र यहाँ पर शत्रुग्रत, शत्रु क्षेत्री, शत्रु मंगल के साथ, शत्रु यहाँ पर साथ राहु के साथ, 7वां घर कंप्लीट तरीके से पीड़ित, मतलब कमर के नीचे का हिस्सा पूरा का पूरा पीड़ित, मतलब डिसेबिलिटी पूर्ण तरीके से। तो इस बच्चे का कमर के नीचे का हिस्सा नहीं चलता था। जब यूरिन पास होता था तो पता भी नहीं चलता था कि यूरिन पास हो चुका है या नहीं हो चुका, देयर वाज नो सेंसेशन। इसके बाद आप लगन के कारक सूर्य को भी देखिए, पंचम में है, त्रिशांशा कुंडली में, D9 में, षष्ठ्यांशा में कोई बल नहीं है, सूर्य बहुत कमज़ोर है। बाकी कुंडलियां आप अपने यहाँ पर बना के देख लीजिएगा। और बड़ी ख़ास बात है इस कुंडली में कि 9 ग्रह होते हैं, जिसमें राहु केतु को भी मैं कंसिडर कर रहा हूँ एज ए शैडो प्लैनेट, छाया ग्रह। तो 9 में से यहाँ पर 5 ग्रह राहु के नक्षत्रों के, इसमें जैसे नोट कीजिए, सूर्य शतभिषा, चंद्रमा आर्द्रा, मतलब दोनों राहु के नक्षत्र के। मरकरी जो कि नर्वस सिस्टम का स्वामी है, कंबस्ट हो चुका है, शतभिषा नक्षत्र का, वो भी राहु के नक्षत्र का। शनि आर्द्रा, अगेन राहु का नक्षत्र। केतु स्वयं राहु के नक्षत्र के और लगन में बैठे हुए हैं। और राहु के 5 प्लैनेट और लगन स्वयं राहु के नक्षत्र का है। लग्नेश यहाँ पर शुक्र हैं और स्वाति नक्षत्र में राइजिंग राहु, मतलब 10 में से लगन को भी ऐड कर लें तो 10 में से 4, मतलब 5 प्लैनेट और 6ठा लगन राहु के नक्षत्र के। तो दोस्तों, कितनी सारी यहाँ पर डैमेजेस हैं। राहु मतलब मति का भ्रम होना, राहु यहाँ पर खुद कमज़ोर हैं, अंगारक योग बना हुआ है, शुक्र के साथ हैं, कोई बल नहीं है। अगर कोई ये कहे कि गुरु की 9वीं दृष्टि है, बल मिल रहा है, लेकिन गुरु यहाँ पर इस लगन के लिए शत्रु का कार्य कर रहा है। और त्रिशांशा कुंडली में 8 प्लैनेट 5 में और 11वें घर में बैठे हुए हैं। तो जब मेरे पास ये केस आया था एनालिसिस के लिए, तो मैंने पूछा था इन कपल को कि क्या इस बच्चे को कोई ब्रेन की डिसेबिलिटी है या बच्चा ये चल नहीं पाता है, कोई परेशानी में है। तब डेफिनेटली वो काफ़ी इमोशनल हो गए थे और उनका यही क्वेश्चन था कि डॉक्टर्स ने लाइफ डिक्लेयर कर दी है और डॉक्टर्स का ये कहना है कि 2 माह से ज़्यादा लाइफ नहीं है। तो दोस्तों, जब ऐसे केसेस होते हैं तो सबसे पहले हम एनालिसिस करते हैं एज के ऊपर। तो जब आयु का एनालिसिस किया गया तो मालूम चला कि आयु लंबी है, मध्यम और एक पूर्ण आयु के बीच वाली, जिसको हम
70 के आसपास कंसिडर करते हैं, 70-75। सो जब आयु पूर्ण थी तब इस केस के ऊपर हमने काम किया। और जी हाँ, मैं इस केस के लिए मेरे गुरुजी श्री विपिन कपूर, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, बिकॉज़ उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की मेरी इस केस को सॉल्व करने के लिए। और हम लगातार बने रहे, जो हमारे नेटिव हैं जिनकी ये बेटी है, और आई वुड से कि उन्होंने बहुत ही रिलीजियसली इसके केस के ऊपर जो भी हमने सॉल्यूशंस रेकमेंड किए, नक्षत्रों को स्ट्रेंथन करने के लिए जो भी वैदिक सॉल्यूशन, डोनेशंस एट्सेट्रा जो भी रही, सब की सब फॉलो की गई। और ये बच्चा धीरे धीरे रिकवर करता गया। जी हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, अब आई नो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आएंगे कि जब रीढ़ टेढ़ी थी और बच्चा बेंट था, यस, ये जो बेटी है ये बैठती भी थी तो ये टेढ़ी रहती थी एक तरफ को, और इनके ऊपर वाला शरीर राइट साइड को, लेफ़्ट वाला लेफ़्ट को रहता था, ऐसे राइट वाला ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ रहता था। जैसे आप कह लीजिए जैसे एक स्नेक की पोजीशन होती है, एस कह सकते हैं आप, एस टाइप का बॉडी टाइप था इनका। और बेंगलोर में एक डॉक्टर से पहले भी उनसे इलाज हुआ था लेकिन हो नहीं पाया था। जब ग्रहों के उपाय हुए, इलाज हुआ, जब ग्रहों को उनका भोग मिल गया, और पास्ट लाइफ के भी जो पंचमें शनि हैं, जो विष योग बना है 9th हाउस में, जब पास्ट लाइफ के रोगों का भी, दोषों का भी निवारण किया गया, तो रास्ता मिला। और दोस्तों, ज्योतिष, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हम तो जरिया है, हम सॉल्यूशन दे सकते हैं, ग्रहों को बल दे सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि कई बार एक छोटे से हकीम की 2 पुड़ियाँ भी काम आ जाती हैं। वो कहते हैं ना, दवाई का गुण लगना। सो बेंगलोर में इन्होंने ट्रीटमेंट करवाया और बाद में उन डॉक्टर साहब ने इस बच्चे की हड्डियों को सीधा किया। आजकल बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर आ चुके हैं जिसमें बोन्स को सीधा भी कर दिया जाता है, धीरे धीरे बॉडी को धीरे धीरे स्ट्रेच करते हैं। लेकिन उन्होंने भी एज ए रिस्क लिया, उन्होंने लिखवा के लिया था कि कुछ हो जाएगा ट्रीटमेंट के दौरान, तो उनकी कोई गारंटी नहीं है। और धीरे धीरे ये बेटी ठीक हो गई है। अब फाइनल रिकवरी जो बची हुई है वो शुरू होगी 12 जनवरी 2024। जो ज्योतिष के स्टूडेंट हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो बिल्कुल समझ रहे होंगे कि 12 जनवरी 2024 के बाद क्यों होगी, क्योंकि राहु का पीरियड आएगा। राहु को हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे और उसकी कुछ सॉल्यूशन किए जाएंगे। जो 10% जो डिसेबिलिटी बची हुई है, बिकॉज ये चलती हैं प्रॉपर, और कभी कभी प्रॉपर तरीके से चलती हैं, कई बार इनको कुछ इंस्ट्रूमेंट लाइक जैसे लकड़ी के कोई ना कोई वस्तु यूज़ करनी पड़ती है, और बस वो थोड़ा सा डिसऑर्डर बचा हुआ है। और बात करने में कोई परेशानी नहीं है, स्पीच जो बात नहीं कर पाती थी, बिकॉज आवाज़ अटकती थी, जीवा काम नहीं करती थी। क्लीन स्पीच कह सकता हूँ मैं आज के समय में, एंड एक्सीलेंट कम्युनिकेशन। सो जैसे ही ये राहु का पीरियड आएगा, राहु वैसे भी एक ऐसा प्लैनेट है कि या तो वो परेशान कर देता है या तो वो हेल्प करके जाता है। तो हमें मालूम है कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में राहु से कार्य लेना कैसे है। अभी मंगल का अंतर चल रहा है, मंगल लगन के शत्रु है, पूर्ण फ़ायदा अब नहीं देंगे। तो 12 जनवरी 2024 से ये रिकवरी शुरू होगी, और पूर्ण रिकवरी होगी ये मान के चलिए अक्टूबर 2026। मतलब जो दिवाली होगी 2026 की, तो इस फैमिली के लिए वो बहुत ही खूबसूरत दिवाली होगी। तो दोस्तों, मैंने ये भी बता दिया आपको कि जो 10% अभी पार्ट बचा हुआ है उसमें अभी 3.25 साल और लगेंगे। लेकिन देखिए, जो इतना बड़ा परसेंटेज था कि 75% रिकवरी करना, वो रिकवरी ऑलमोस्ट मान के चलिए 4.5 साल में हुई है। तो जो लास्ट का जो रूट कॉज रह जाता है वो थोड़ा सा समय लेता है बाद में, और यहाँ पर पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, पेरेंट्स के लिए भी, बच्चे के लिए भी, पूरी फैमिली के लिए। सो दोस्तों, इसमें एनालिसिस तो बहुत सारे कर सकते हैं हम लोग, लेकिन मैं शॉर्ट में एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता था कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हर एक क्रॉनिक रोग का उपचार उपलब्ध है। बस वो जज्बा होना चाहिए और पेशेंस होनी चाहिए और एनालिसिस करने का तरीका होना चाहिए कि ठीक करना कैसे है। आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हों इस कुंडली के बारे में, आप ज़रूर पूछिएगा।
और हाँ, ये बता देता हूँ, इस बच्चे को 2 टाइप के डिसऑर्डर थे, एक तो सेरेब्रल पाल्सी एंड साथ में डीजनरेटिव मसल डिजीज़, साथ में पार्किंसन के भी सिम्टम्स है एंड मोटर न्यूरॉन डिजीज़ का भी सिम्टम्स। जब एक इस तरह के लाइलाज रोग होते हैं तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे और भी सिम्टम्स निकल कर आते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ब्रेन का रोग है, कुछ भी हो सकता है। आप ये मान के चलिए, अगर हमें ब्रॉड लेवल पर बात करनी हो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की भाषा में, तो आप इसे ब्रेन का रोग कह सकते हैं। ब्रेन के किसी भी तरीके का रोग जिसमें ब्रेन को एक्टिव करना है, ब्रेन में जो नर्व्स काम नहीं कर रही हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं है, और एक ऐसा फंक्शनल एरिया ब्रेन का जो बाकी बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन या सिग्नल नहीं दे पा रहा है, उन ब्रेन के हिस्सों को एक्टिव करना, और जिसकी वजह से बॉडी में जो स्टिफनेस है उसको भी ओपन करना बाद में। दोस्तों इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। भारत माता की जय।